मैं किसी भी फ्रेंड्स को मैं बता रही हूँ, किसी को भी बता रही हूँ कि दैट मैं नेक्स्ट कोरिया जाने वाली हूँ, तो हर कोई बस ऐसे पूछता है, सब कुछ तो ठीक है, तू क्या ट्रीटमेंट करवाने जा रही है, तू क्या प्रोसीजर करवाने जा रही है। इमिग्रेशन में मुझसे वही हमेशा की तरह जो सवाल वो लोग करते हैं कि तुमने बैक टू बैक ट्रैवल किया है और तुम अकेले जा रही हो और इतने एक्सपेंसेस कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज करती हो, तो बस ये सारे सवाल पूछे। तो सियोल पहुंचते ही एक धमाका मिल गया मुझे कि मैंने अपना फ़ोन वापस से अपना फ्लिप फ़ोन मैंने फ़्लाइट में छोड़ दिया और मैं तो रात के कुछ 1:45 बज रहे हैं और जो होटल मैंने बुक किया था booking.com से कंफर्म बुकिंग थी, पेमेंट भी डिटेक्ट हो चुका था। एड्रेस पे पहुंचने के बाद मुझे पता चल रहा है, ओनर बता रहा है कि उसने कब का वहाँ से वो हटा दिया है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और ऐसा कोई भी होम स्टे वहाँ पे नहीं चलता 40 सालों से। बट 1 किलोमीटर भी बस में यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको 180 रुपये पे करने होते हैं। 1 किलोमीटर टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए आपको यहाँ पे 350 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मुझे लग रहा है इवन जापान से मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव। नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल एवरीवन। तो मैं हूँ अभी वियतनाम हो ची मिन्ह में और मैं जा रही हूँ साउथ कोरिया और यहाँ पे मेरा लेओवर है, कुछ 4-5 घंटे का लेओवर था, लेकिन अभी सिर्फ बचे हुए हैं 2 घंटे क्योंकि फ़्लाइट 2 घंटे डिले थी। अगेन वेटजेट, लेट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे लिए तो खैर अच्छा रहा कि वो लेट हो गई और मुंबई से कुछ 5 घंटे की फ़्लाइट थी हो ची मिन्ह के लिए और हो ची मिन्ह में मेरा 4 घंटे का लेओवर था और फिर हो ची मिन्ह से सॉल के लिए। तो टोटल मेरी जर्नी कुछ 15 आवर्स की थी, जो कि अभी भी 15 आवर्स की है, सिर्फ लेओवर कम होके फ़्लाइट में चला गया। तो मैंने इस टिकट के लिए पे किया कुछ 13,000 में मैंने बुक किया था 7 kg लगेज वाला, बट लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो लोग हैंड पर्स भी चेक करते हैं, मतलब हैंड पर्स का भी उन्होंने वेट चेक किया और उसकी वजह से फिर उन्होंने चार्ज मार दिया 3,700। तो देखा जाए तो मुझे ये फ़्लाइट कुछ 17,000 की पड़ी। बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन में मुझसे वही हमेशा की तरह जो सवाल वो लोग करते हैं कि तुमने बैक टू बैक ट्रैवल किया है और तुम अकेले जा रही हो और इतने एक्सपेंसेस कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज करती हो, तो बस ये सारे सवाल पूछे। मुझसे रिटर्न टिकट भी नहीं पूछा, जो कि मेरे पास था भी नहीं हमेशा की तरह, क्योंकि मेरा फिक्स नहीं है कि मैं वहाँ पे कितने दिन रुकने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया। सिर्फ होटल बुकिंग मैंने, वो भी 1 वीक के लिए मैंने होटल बुक किया है और 1 वे टिकट थी। तो स्मूथ रहा ओवरऑल। तो जापान वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि वियतनाम तो मुझे अभी ऐसा लगने लगा है ना जैसे चोली दामन का साथ हो, और वाकई में किसी भी एशियन कंट्रीज़ में जाना हो तो वियतनाम ही एक ऑप्शन, वेटजेट ही एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है। तो एक बार फिर से वियतनाम में अपने घंटे पूरे कर रही हूँ। वियतनाम में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी महंगी फ़्लाइट्स होती हैं, जैसे कि आप देखो इस साइड में राइट हैंड साइड में कैथे पैसिफिक है और इस साइड में सिंगापुर एयरलाइंस है, इसे ये लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी देते हैं फ़्लाइट के लिए। बट जो सस्ती फ़्लाइट्स होती है उसके लिए देखो क्या करते हैं। तो ये देखो सस्ती वाली फ़्लाइट्स के लिए आ गई हमारी बस। ज़बरदस्त फास्ट क्वालिटी है, मतलब अमीरों को आराम से कनेक्ट करके ले जाएंगे, उन्हें थकान नहीं होगी और गरीबों को ऐसे ले जाते हैं। हमेशा दिखा है मैंने ऐसा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सेकंड फ्लाइट मेरी ऑन टाइम है। वाह, अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम वेटजेट। तो मैंने मुंबई में ही बोल के वेटजेट के काउंटर पे उन्हें बोल के दोनों भी अपनी टिकट विंडो सीट की करवाई थी, बट देखो इन्होंने यहाँ पे क्या चालाकी करी, मेरा बोर्डिंग पास जमा कर लिया और मुझे एक नया बोर्डिंग पास चिपका दिया नई सीट के साथ। होपफुली विंडो सीट हो यार, मुझे सॉल का ही नज़ारा देखना था। हो ची मिन्ह तक के लिए अगर विंडो सीट नहीं भी मिला होता तो कोई बात नहीं, बट सॉल का ऊपर से मैं व्यू लेना चाहती थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी कंट्री में जब मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करूँ तो मैं उसका ऊपर से एक व्यू देख सकूँ। बट हाँ, एक बात तो है कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने सबसे चीप फ़्लाइट बुक की थी और मैंने सीट्स के लिए भी कुछ पे नहीं किया था, तो अब जो भी सीट मिलेगा राम भरोसे समझ के रखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और फ़्लाइट तो इनकी बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। वैसे मुंबई वाली इनकी बड़ी फ़्लाइट थी। ओह माय गॉड, लुक
विंडो सीट अगेन, थैंक्स वेटजेट, दिल रख लिया यार तूने। तो ये अराइवल फॉर्म मिला है जो कि इंडिया आने पे भी फॉरेनर्स को मिलता है, तो यहाँ के लिए मैं भी फॉरेनर्स हूँ, तो चलो जल्दी जल्दी भर देते हैं इसे और बस आराम से सो जाऊँगी मैं। वेलकम टू कोरिया एवरीवन। तो फ़्लाइट कुछ 1 घंटे लेट हो गई है क्योंकि वहाँ रनवे पे काफ़ी टाइम फ़्लाइट रुकी रही, उसकी वजह से यहाँ भी हम लोग 1 घंटे लेट पहुँचे, बट क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे होटल ही जाना है। तो सियोल पहुँचते ही एक धमाका मिल गया मुझे कि मैंने अपना फ़ोन वापस से, अपना फ्लिप फ़ोन मैंने फ़्लाइट में छोड़ दिया। और मैं लकीली वाईफाई कनेक्ट करने के लिए जब मैंने देखा इमिग्रेशन में तो मेरे पर्स में मेरा फ़ोन नहीं था और मैं भागी आई। लकीली मेरा फ़ोन मिल गया फ़्लाइट स्टाफ्स को, बट वो टर्मिनल 2 पे है और मैं अभी टर्मिनल 1 पे हूँ और टर्मिनल 1 पे आने में उन लोगों को अभी 2 घंटे लगेंगे। ऑलरेडी 8 बज गए हैं, मेरा इमिग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, मेट्रो बंद हो जाएगी रात को, बट मैं ऐसे फ़ोन छोड़ के तो जा नहीं सकती हूँ। मेरे सारे ऐप्स, मेरा सारा बैंक डिटेल, मुझे कुछ भी ट्रांजेक्शन करना होगा वो सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में है, OTP मेरे फ़ोन में आएगा, डेफिनेटली फ़ोन छोड़ के नहीं जा सकते। ये देखो आप, ढूंढ के, मतलब मैं सोच रही हूँ मेरा कहाँ गया फ़ोन, ये सारा मैंने बिखेर दिया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले दिल्ली में मैंने सेम ये चीज़ किया कि फ़ोन छोड़ दिया फ़्लाइट में, और अभी 2 महीने बाद ही दूसरी बार, और वो भी बाहर फ़ोन खोना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। बट लकीली मिल गया मेरा फ़ोन। एयरपोर्ट से अगर मैं निकल जाती और फिर मैंने रियलाइज़ किया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। एक तो मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, और अभी मैंने अब जब चेक किया तो मुझे पता चला कि मैं अपना चार्जर भी मुंबई में छोड़ के आई हूँ। सिर्फ 5% बैटरी होगी। अब मैं कैसे चार्ज करूँगी, कैसे होटल तक पहुँचूँगी, कुछ भी पता नहीं मुझे। क्या हो गया है, मैं इतनी लॉस्ट कैसे हो गई हूँ। हर चीज़ भूलती जा रही हूँ, जगह जगह कुछ ना कुछ छोड़ती जा रही हूँ। एनीवेज, फ़ोन तो मिल गया, इस बात की खुशी है। और तो अब बात करते हैं कोरिया के वीज़ा की। तो वीज़ा लेने के लिए वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो सारे वीज़ा के लिए लगते हैं। ओके, तो फाइनली मेरा फ़ोन मुझे मिल गया। भाई, इमिग्रेशन का बहुत ही ख़राब सीन है यहाँ पे। आधे से ज़्यादा काउंटर बंद करके रखा है और इतनी लंबी लाइन कि पूरे 2-3 घंटे लग गए मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने में। मुश्किल से एक मेट्रो मिली है, लेकिन वो भी बहुत सारे चेंजेस के साथ, 2-3 चेंजेस हैं। मुझे इंक्वायरी में जाके जब मैंने पूछा मुझे इस एड्रेस पे जाना है, उसने बोला आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बस लो और बस के बाद टैक्सी लो। मैंने कहा नहीं, मेरा बजट टैक्सी का नहीं है। और मैंने कुछ 20 USD, लकीली मेरे पास चेंज थे, तो मैंने 20 USD का चेंज ले लिया, जो कि मुझे 26,000 समथिंग वॉन आए हैं। तो अभी जल्दी जाते हैं मेट्रो में। एक तो फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन बंद तो सब कुछ बंद, और फिर सुबह 5 बजे तक मुझे यही सटना पड़ेगा। तो ढूंढ के भाग के जल्दी मेट्रो तो ले ली मैंने। वैसे इंटरनेट की तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, मेट्रो में भी है, मेट्रो स्टेशन पे भी है और एयरपोर्ट पे भी है। वैसे आप नोटिस करो यहाँ की भी मेट्रो में जापान की तरह कोई भी लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं, सभी अपने फ़ोन में हैं, और अगर कपल्स भी हैं तो वो भी फुस करके बातें करते हैं, जैसे कि मैंने सेम जापान में भी देखा था। मैनर, डिसिप्लिन यार। A few hours later. तो रात के कुछ 1:45 बज रहे हैं, और जो होटल मैंने बुक किया था booking.com से, कंफर्म बुकिंग थी, पेमेंट भी डिटेक्ट हो चुका था। एड्रेस पे पहुंचने के बाद मुझे पता चल रहा है, ओनर बता रहा है कि उसने कब का वहाँ से वो हटा दिया है, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, और ऐसा कोई भी होम स्टे वहाँ पे नहीं चलता 40 सालों से। अब पता नहीं ये क्या ग्लिच हुई है booking.com या उसके ओनर की तरफ से। मेट्रो बंद हो चुकी है, सिम नहीं है मेरे पास, इंटरनेट नहीं है मेरे पास। तो वो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने मुझे एक PC करके यहाँ पे होता है, जो कि लाइक आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम लगे हुए होते हैं, और ये सिस्टम में उन लोगों ने आके अपना लॉगिन किया है ID, और उनके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैं 3 घंटे के लिए अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकती हूँ, वाईफाई भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कितना भी बोला कि मैं पे कर दूँगी, बट दे वर लाइक नहीं,
तुम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो तो हम लोग इतना कर सकते हैं, और ये अमाउंट बहुत लिटिल है। बस इतना करना कि 3 घंटे के बाद यहाँ से तुम चेकआउट कर देना, मतलब 3 घंटे के बाद लॉग आउट कर देना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई मैं। पहले फ़ोन खोना, चलो फ़ोन तो मिल गया, ये चीज़ बहुत बड़ी है। मतलब इतने घंटे ट्रैवल करने के बाद मुझे अभी क्या बताऊँ, बस ठीक है भाई, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं अभी मेरा क्या होता। मैं वही सोच रही हूँ। देखो आप यहाँ पे आराम से आप बैठ भी सकते हो, बहुत चीप है, बेस्ट है, और मतलब खा भी सकते हो। देखो यहाँ पे आप ऐसे खा भी सकते हो, यहाँ से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो, फ्री का पानी वानी भी है। तो वैसे भी वेज तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और मैंने कल खाया था। 24 घंटे हो गए होंगे, 24 घंटे हो गए होंगे मुझे, इवन मुझे लगता है 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैं सोच रही हूँ पानी भी है, कप भी है, और रेडी टू कुक भी है फूड। तो मैं सोच रही हूँ खा ही लेती हूँ लगे हाथ। शुक्र है यार, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं इन जगहों पे। तो कुछ 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, और बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा स्किन केयर ही कर लेते हैं। इतने घंटों से नहीं किया यार, बहुत अनईज़ी महसूस हो रहा था। तो कुछ 4 बज चुके हैं, और मुझे पहुंच के 6 से 7 घंटे हो गए हैं। यहाँ नहीं, इस कैफ़े में नहीं, मतलब सोल पहुंच के मुझे 7 घंटे हो गए हैं, और 7 घंटे से बस इंतज़ार कर रही हूँ कि कब कमर सीधी करने का मौका मिले। ऐसा अकड़ गया है ना, ऐसा अकड़ गया है कि क्या बताऊँ मैं। याद रहेगा सोल का ये वेलकम, याद रहेगा मुझे। तब तक मैं यहाँ बैठ के अपना टाइम पास कर रही हूँ, तब तक मेरा एक फ्रेंड इंडिया से कंटिन्यूसली booking.com के साथ लाइन पे लगा हुआ है, और उनसे उसकी फ़ाइट चल रही है, और जो भी कंक्लूज़न निकलेगा वो तो थोड़ी देर में आप लोगों को पता ही चलेगा। टिल देन मेरे पास रास्ते पे रहने से अच्छा यहाँ रहना था, तो इसलिए यहाँ इंतज़ार कर रही थी। तो booking.com वालों ने अभी एक होटल का अरेंजमेंट तो किया है, और सुबह के कुछ बज रहे हैं 4:45, और टैक्सी बुक करने के लिए मेरे पास कोई सिम नहीं है। तो मैंने अभी ली बस, और बस का मिनिमम फेयर है 2500 बॉन्ड, और मेरे पास 10,000 था। जैसा कि हर फॉरेन कंट्री में मोस्टली होता है कि इनके पास छुट्टे होते नहीं हैं, उसके बाद वो पैसे नहीं लेते। बट ये बहुत एम्बैरसिंग लगता है। तो मेरे पास 1,500 तो थे, मैंने ड्राइवर को दिखाया, उसने बोला कोई नहीं 1,500 ही दे दो। वियर्ड था बट अच्छा था। तो अभी मैं 2 स्टॉप पे उतर गई हूँ, मैप वैप है नहीं मेरे पास, अभी चल चल के जाना है। 5 मिनट की वॉक है, थोड़ा चल के जाती हूँ, फिर किसी से पूछूंगी, यही कर कर के बस कैसे भी पहुँच जाऊँ यार। और जो बुकिंग भी मिली है वो वैसे तो 7 नाइट्स की है, लेकिन क्योंकि अभी डेट चेंज हो चुका है, 22 तारीख आज हो चुका है, तो अर्ली चेक इन मुझे मिलेगा या नहीं ये पता नहीं, तो अभी जाके देखना पड़ेगा। तो फाइनली जद्दोजहद के बाद रूम तो मिल गया है, और आज का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है क्योंकि बुकिंग तो अभी कल से स्टार्ट है। से का मतलब आज से ही, लेकिन आज के शाम के 4-5 बजे से यहाँ पे चेक इन मिलता है। कोरिया, जापान वगैरह में 3-4 बजे से पहले चेक इन नहीं मिलता, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, तो अभी से लेके मैं शाम तक और वेट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए आज का मुझे एक्स्ट्रा एक और दिन का चार्ज देना पड़ा। वाह, इतने मेहनत के बाद फाइनली रूम देख के तो दिल खुश हो गया मेरा। हेलो, सॉरी, कम डाउन, ओके। तो पूरे 6 बज गए मुझे रूम लेने में। मतलब मैं यहाँ पहुँची हूँ 8:40 पे कल रात को, और आज सुबह को मुझे 6:12 पे रूम मिला है। और इतना बड़ा टीवी मैंने बेडरूम में सच में पहली बार देखा। मतलब बेडरूम या होटल रूम, आप जो भी बोलो, इतना बड़ा टीवी। और देखो यार, रूम के अंदर में ऐसे सिंक, ये भी मैंने पहली बार ऐसा डिज़ाइन देखा।
और भी बहुत कुछ पहली बार देखा है। ये देखो इस तरीके का मतलब सेटअप, और यहाँ देखो यहाँ 2 लैपटॉप भी दिया है। लेकिन इतनी अलग अलग चीजें तो दी है, लेकिन कबर्ड नहीं दिया है। रूम में स्पेस भी अच्छा खासा है, फिर भी कबर्ड नहीं दिया। 2 days later. तो ये रूम जो अभी आप लोगों को दिखाया होटल रूम, इसके लिए कुछ मैं पे करने वाली हूँ 40,000 रुपये। जी हाँ, कट भी चुके हैं मेरे कार्ड से। लेकिन एक्चुअली booking.com से 3-4 घंटे के फ़ाइट के बाद, फ़ाइट क्या मतलब उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने सेम एरिया में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर मुझे ये दूसरा होटल दिया, जिसके लिए उन्होंने बोला कि आपने प्रीवियसली जो पे किया था आप सिर्फ उतना ही पे करना, बाकी के सारे हम आपको रिवर्ट्स पॉइंट्स आपके booking.com के अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे अकाउंट से 40,000 रुपीज़ कटे हैं, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, तो 2 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि आज 2 दिन के बाद मैं ये क्लिपिंग शूट कर रही हूँ। 2 दिन से मैं सिर्फ सो रही थी, और 7 दिन की बुकिंग थी मेरी, तो 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं, और जब से आई हूँ यहाँ पे कंटिन्यू बारिश ही हो रही है, तो उसकी वजह से भी मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ, और थोड़ी थकान थी जिसे भी मैं दूर कर रही थी। तो एयरपोर्ट पे मैं आप लोगों को बताते बताते रह गई थी, क्योंकि वो इमिग्रेशन एरिया था जहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं होता। तो वीज़ा के लिए मैंने ये सारे जो लिस्ट लगाए हैं, जो कि आमतौर पे हर कंट्री, मोस्टली कंट्रीज़ के लिए आपको यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और वीज़ा मैंने एक्चुअली तत्काल में लिया, तो मुझे 2 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था, और मुझे पे करने पड़े कुछ 7,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप नॉर्मल में लेते हो तो नॉर्मल में कुछ 4,000 4,500 रुपये चार्जेस हैं। और वीज़ा कोरिया के लिए आप VFS से नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी एक थर्ड पार्टी है हना टूर और ट्रैवल्स करके। तो मैंने तो हना से लिया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप भी उनसे ले सकते हो। और स्मूथ था, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं सारे तो स्मूथ ही होता है वीज़ा। तो अब कोरिया के बारे में एक कुछ फ़नी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने कोरिया आने का डिसाइड किया, एक्चुअली कोरिया तो मुझे बाली से ही जाना था, बट बाली में मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, एंड देन मैंने थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, एंड फिर मैंने हांगकांग की एक शॉर्ट ट्रिप करी, और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो कोरिया जो आपको वीज़ा देता है फर्स्ट टाइम में ही, वो 90 डेज़ यू कैन स्टे इन कोरिया। तो मतलब कंटिन्यूसली आप 3 मंथ्स कोरिया में रह सकते हो। और अगर आपको मल्टी एंट्री चाहिए तो उसके लिए साल में आपको 2 या 3 विजिट पहले कोरिया करना है विद सिंगल एंट्री, और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर मल्टी एंट्री। और मेरा वीज़ा जो है अभी 1 महीने का है, तो शायद मैं यहाँ पे 1 महीने रुकूँ, देखती हूँ। वैसे तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे कोरिया, अभी मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, सिर्फ एयरपोर्ट से होटल आई हूँ, बट 1 किलोमीटर भी बस में यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आपको 180 रुपये पे करने होते हैं। 1 किलोमीटर टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए आपको यहाँ पे 350 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मुझे लग रहा है इवन जापान से मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो कुछ फ़नी चीज़ें बताती हूँ कि जब मैंने कोरिया आने का प्लान किया, और मैंने कुछ अपने किसी भी फ्रेंड्स को मैं बता रही हूँ, किसी को भी बता रही हूँ कि दैट मैं नेक्स्ट कोरिया जाने वाली हूँ, तो हर कोई बस ऐसे पूछता है, सब कुछ तो ठीक है, तू क्या ट्रीटमेंट करवाने जा रही है, तू क्या प्रोसीजर करवाने जा रही है। मतलब पता नहीं कोरिया के नाम से लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि कोरिया मतलब सिर्फ यहाँ पे लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवाने आते हैं। दो आई नो कि कोरिया इज़ नोन फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होती है। इवन यहाँ के कॉस्मेटिक्स भी बहुत फेमस है, कोरियन ग्लास स्किन एंड ऑल। बट इसके अलावा भी आप घूमने आ सकते हो यार। एनीवे, तो मतलब ये एक तो लोगों ने थॉट मेरे माइंड में डाल दिया, और जैसे ही मैं कोरिया रीच हुई, मैं वहीं से लोगों को ऐसे लिटरली, मैं ऐसे मेट्रो में एयरपोर्ट पे लोगों को ऐसे स्टेयर कर रही हूँ कि मतलब क्योंकि ऐसा सुन रखा है कि कोरिया में हर दूसरा इंसान मतलब कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवा के ही घूम रहा होता है। लोगों के फेस पे आप बैंडेजेस देखोगे, तो मैं भी ऐसे मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोग यहाँ भी जापान की तरह लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाउड बातें नहीं करते हैं। तो मैं जब लोगों को ऐसे स्टेयर करती तो लोग भी ऐसे मुझे एक टफ लुक देते कि मतलब ऐसे क्यों देख रही हो। एंड सडनली फिर मैं शाय हो जाती और इधर उधर देखने लग जाती। लेकिन फिर भी मैंने वो नोटिस करने वाली चीज़ छोड़ी नहीं। रात को बहुत कम क्राउड दिख रहा था। अब मैं नेक्स्ट निकलूंगी तो मैं और नोटिस करने की कोशिश करूंगी। बट मैंने सुना है कि कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। मतलब यहाँ लोग एक पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर फेशियल फीचर्स को ही ये करते हैं। इनफैक्ट पहले तो मैंने ऐसा सुना था कि कोरिया में अगर आप रिज्यूम भी दे रहे हो किसी जॉब के लिए
तो आपकी फिजिक, आपका फिगर, आपका फेस, हर चीज़ एक मेजरमेंट में होनी चाहिए। बट जैसे कि डिसकंटिन्यू कर दिया कोरियन गवर्नमेंट ने, कुछ साल पहले ही किया है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, मतलब यहाँ पे लोगों को अभी मैं ऑब्जर्व करने के लिए देखती हूँ, भाई कितने सुंदर दिखते हैं कोरियन लोग और कितनी ग्लास स्किन होती है। अब मैं तो सोच रही हूँ जाते हुए मैं अपनी फ़्लाइट ऐसी करूँगी, ज़्यादा लगेज वाली, क्योंकि आते हुए तो मैंने वो कम लगेज वाली करी थी, तो 100 ml से ऊपर आप लिक्विड ले नहीं जा सकते। जाते हुए मैं ज़्यादा लगेज वाली फ़्लाइट करूँगी, ताकि मैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लेके जाऊँ। और इवन कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ से ऑलरेडी डिमांड भी आ गया है कि हमारे लिए बेस्ट लोशन लेके आना, बेस्ट क्रीम, बेस्ट मॉइस्चराइज़र। तो वाई नॉट यार, अगर कोरिया में है तो। लेकिन आई नो कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो खैर फिलहाल मैं हूँ कोरिया में और आप लोगों को अपडेट्स देती रहूँगी, दिखाती रहूँगी कोरिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं यही एंड। और प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार।